तो मानचित्र प्रक्षेप हमारा ये टॉपिक हमने आज शुरू किया है। मानचित्र प्रक्षेप क्या है? जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ये जो जाल बना हुआ है, इस जाल के को हमें समतल कागज पर प्रदर्शित करना है ताकि हम मानचित्र उसके ऊपर बना सकें। तो एक तरह से ग्लोब तो हो गया मॉडल, पृथ्वी का प्रतिरूप हो गया। इस प्रतिरूप पर जो भी अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो जाल बना हुआ है, जो कि भौगोलिक अवस्थिति को समझने के लिए आवश्यक होता है, उस जाल को हमें एक तरह से समतल कागज पर मानचित्र बनाने के लिए, किसी निश्चित मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए इस रेखा जाल को व्यवस्थित रूप से जब हम समतल सतह पर, वो कागज हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, उस पर जब हम इस जाल को बनाते हैं, जिसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? इसके पीछे उद्देश्य होता है हमें किसी स्थान, किसी महाद्वीप, किसी देश या संसार के मानचित्र को फिर उस रेखा जाल पर बनाना। इसी को कहा जाता है मानचित्र प्रक्षेप। तो सबसे पहले तो हमको मानचित्र प्रक्षेप की डेफिनेशन याद कर लेनी है। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जो है वो है पृथ्वी अथवा ग्लोब पर स्थित किसी देश, महाद्वीप अथवा विश्व, पृथ्वी अथवा ग्लोब पर स्थित किसी देश, महाद्वीप अथवा विश्व के मानचित्र को किसी निश्चित मापनी पर समतल सतह पर प्रदर्शित करने हेतु अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित जाल करने हेतु व्यवस्थित जो जाल है उसको बनाने की जो विधि है उसको कहा जाता है मानचित्र प्रक्षेप। तो एक तरह से मानचित्र प्रक्षेप जो है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक व्यवस्थित जाल है। और उसको क्या है, हमको उसका उद्देश्य क्या है? उस जाल को समतल सतह पर प्रदर्शित करने का, ताकि हम ग्लोब पर स्थित जो भी स्थान है, देश है, महाद्वीप है या विश्व है, उसके मानचित्र को हम ट्रांसफर कर पाए किसमें? इस जाल के ऊपर। अब हमें ये पता है कि जो ग्लोब है उसकी आकृति बिल्कुल गुलाब, एक गोले की तरह है और चपटी गुलाब आकृति लिए हुए है, जो ध्रुवों पर तो क्या है? चपटी है और विषुवत रेखा के ऊपर उभरी हुई है। तो इसको हम प्रक्षेप बनाते समय इसको हम अपनी एक सुविधा के लिए इसको गोल मान लेंगे, ठीक है। जबकि क्या है, जबकि ये स्थिति है कि यहाँ पर ध्रुवों के ऊपर जो है पृथ्वी चपटी है और यहाँ पर इसकी जो है उभरी हुई है। तो यदि हम इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर, जहाँ पोलर डायमीटर है वो है 12,714, ये लिख लो आप, 12,714 किलोमीटर तो पोलर डायमीटर है। डायमीटर आप समझते हो, इस पॉइंट से लेकर व्यास इस पॉइंट तक का ये दूरी है 12,714 मीटर। जबकि 12,757 किलोमीटर जो है वो है इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो 12,757 किलोमीटर है। पोलर डायमीटर या ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। दोनों में जो डिफरेंस है वो है 43 किलोमीटर। इसका मतलब कि पोलर डायमीटर इक्वेटोरियल डायमीटर से 43 किलोमीटर छोटा है, लेकिन पृथ्वी का आकार जो है वो बहुत ज्यादा है। पृथ्वी लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। जल और स्थल दोनों को मिलाकर 51 वर्ग किलोमीटर है। इस 51 वर्ग किलोमीटर जैसे आकार वाली पृथ्वी के लिए 43 किलोमीटर दूरी बहुत नेग्लिजिबल है, नगण्य के समान है। इसीलिए हम पृथ्वी को, जब हम मानचित्र प्रक्षेप बनाएंगे तो इसको हम पूर्ण रूप से गोल मान लेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, और उसके आधार पर ही हम ग्लोब को भी गोल मानते हुए फिर इन मानचित्र प्रक्षेपों की रचना विधि को हम समझेंगे आगे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि मेन जो प्राइम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब मुख्य अक्षांश जो वृत्त है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
ये सारी जो पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं हैं ये कहलाती है अक्षांश रेखाएं, और ग्लोब पर इनको कहा जाता है अक्षांश वृत्त, जबकि इस तरह के मानचित्र पर इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, क्योंकि ये रेखा के रूप में है, जबकि ग्लोब के ऊपर ये सर्किल के रूप में है। इसको आप फ्री, अभी मैंने इसमें सर्किल बना रखा है, इसको आप पूरा एक गेंद की तरह मानिए, गोला मानिए। तो इस गोले में जैसे 0 डिग्री है तो ये पूरा एक सर्किल है, ठीक है, सर पीछे तक है। तो ये सर्किल सबसे बड़ा सर्किल बना रहा है क्योंकि ये बिल्कुल बीच में से निकल रहा है, ग्लोब के सेंटर में से, इसलिए ये ग्रेट सर्किल बनाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या बनाती है? ग्रेट सर्किल या वृहत वृत्त बनाती है। बाकी अक्षांश रेखाएं वृहत वृत्त नहीं बनाती क्योंकि ये सेंटर से ऊपर से या नीचे से निकल रही है, तो ये स्मॉल सर्किल्स बनाती है। तो ग्रेट सर्किल बनाने वाली एकमात्र भूमध्य रेखा ही होती है अक्षांश रेखाओं में, बाकी सब लघु वृत्त का निर्माण करती है। अब जैसे बाकी मैं बताऊं आपको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको एंटार्क्टिक सर्किल कहा जाता है। इसको उपध्रुवीय वृत्त भी कहा जाता है, उत्तरी उपध्रुवीय वृत्त और दक्षिणी उपध्रुवीय वृत्त। और फिर ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव 90-90 डिग्री का, ठीक है। ये आपको मोटी एक तो याद रखना है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। ये बिंदु के रूप में होते हैं जिसमें जाकर सारी की सारी देशांतर रेखाएं मिल जाकर मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और ये पश्चिम से पूर्व खींची गई जो रेखाएं हैं इनको कहा जाता है अक्षांश, ग्लोब के ऊपर तो अक्षांश वृत्त और मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाएं, और इंग्लिश में इनको कहा जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहा जाता है ये भी आप याद करो, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ये इनको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अब ये टोटल कितनी होती है बच्चों ये समझ लो। एक तो हो गई अपनी 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, फिर 1 2 3 करते करते ये 90, तो 90 प्लस 1 2 3 करते हुए 90, तो 180 प्लस 0 डिग्री ये हो गई 181। 181 टोटल कितनी होती है? अक्षांश होती है। अब इनमें रेखाएं कितनी हैं? अब रेखाएं देखो, ये तो ध्रुव तो बिंदु के रूप में, रेखा के रूप में नहीं है, तो -2 कर दीजिए, तो 179 रेखाएं हो गई। समझ में आ रही है आपको बात? ये पूछे अक्षांश कितने होते हैं ग्लोब के ऊपर, तो अक्षांश तो होते हैं 181, ठीक, टोटल लैटिट्यूड्स तो होते हैं 181, 0 को भी मिला ले हम, 90-90 जोड़कर 0 एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो 181। अब रेखाओं के रूप में अक्षांश कितने होते हैं? तो 181 में से ध्रुव जो कि बिंदु के रूप में 2 ध्रुव हैं, इनको माइनस कर दीजिए 181 में से, तो 179 रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ एक तो मोटे तौर पे समझ लिया। और दूसरी बात, कर्क और मकर, ये मैंने आपको तिथि बताई थी यहाँ पर कि ये आपको नहीं भूलना, 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स जो कहलाती है, जबकि बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की अवस्थिति होती है और प्रकाश वृत्त है वो 2 भागों में बांट देता है पूरे पृथ्वी को। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, वो 21 जून को, जब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लग जाता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन वाला ये होता है 21 जून। इसके बाद 23 सितंबर वापस इक्विनॉक्स की स्थिति, 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन होने लग जाती है सूर्य की अवस्थिति, और 22 दिसंबर वो तिथि होती है जब हमारे यहाँ तो रात्रि सबसे लंबी होती है और दक्षिण में दिन सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे 21 जून उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन वाला तिथि है, तो 22 दिसंबर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन वाली तिथि है। और हमारे यहाँ इस समय सर्दियों का मौसम होता है, क्योंकि भारत की अवस्थिति आपको पता ही है। भारत क्या है, मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो भारत पूर्ण से उत्तरी गोलार्ध में है। और यदि हम पूर्व देशांतर रेखाओं के लिहाज से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से
97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच है भारत। तो ऐसे में पूर्णतः भारत की अवस्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। तो ऐसे में भारत जो है वो उस समय 21 जून के समय हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि 22 दिसंबर के समय हमारे यहाँ रात्रि लंबी होगी और दिन छोटा होगा। ये विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है वो मानचित्र प्रक्षेप है। इस मानचित्र प्रक्षेप में मैंने अक्षांश रेखाएं आपको बता दी कितनी है। अब अपन देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। देशांतर रेखा में आप ये चीज समझो कि ये जो मानचित्र है इससे आपको समझ में आएगा कि इसमें आप देखिए 0 डिग्री, जैसे भूमध्य रेखा अपनी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ऐसे देशांतर रेखाओं में एक होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। वो कहाँ से निकलती है? लंदन के ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। लंदन में एक ग्रीनविच नामक रॉयल प्रेक्षणशाला है, वहां से निकलती है। उसको मान लिया गया है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहा गया है? प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ पर जब अपन ये समझ ही रहे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, तो उसमें अपने को पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित जाल को प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं तो आपकी समझ में आ गई क्या होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाओं को अपन अक्षांश वृत्त भी कहते हैं ग्लोब के ऊपर। तो ये अक्षांश वृत्त तो जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व खींचे गए होते हैं, ठीक है। जबकि देशांतर और होते कितने हैं ये टोटल 90 प्लस 90 प्लस 0 डिग्री, इसको मिला लो तो 181, ठीक है। अब उत्तर दक्षिण फैली हुई जो रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण, ये कहलाती है देशांतर रेखाएं। इसमें 0 डिग्री से 180 डिग्री और 0 डिग्री से 180 डिग्री, इसमें देखो ये 0 डिग्री है, सपोज करिए इधर की तरफ चलेंगे तो 180 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा ये, और उधर की तरफ चलेंगे तो 180 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, ठीक है। अब ग्लोब के ऊपर आप देखोगे ये यू होती है, कैसी होती है? ये सब दीर्घ वृत्त बनाती है, सब ग्रेट सर्किल बनाती है, दो देशांतर मिलकर ग्रेट सर्किल बनाती है। इसमें 0 डिग्री के पीछे वाला आधा सर्किल कहलाता है 180 डिग्री। क्या कहलाएगा? जो आपको ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री, में ग्लोब से दिखाऊंगी आपको, जो ग्लोब के ऊपर आपको फ्रंट में 0 डिग्री दिख रहा है उसके पीछे का आधा सर्किल सेमी सर्किल कहलाता है 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस तरह से 180 डिग्री एक ही रेखा है। इसको अपन यहां से घूम के पीछे जाएंगे तो ये पश्चिमी कहलाएगा, यहां से घूमकर पीछे जाएंगे तो ये पूर्वी कहलाएगा। और जब हम प्रोजेक्शन में इसको शो करेंगे तो ये 180 और 180 दोनों शो करेंगे, एक पश्चिमी कहलाएगी एक पूर्वी कहलाएगी, जबकि ग्लोब पर ये है क्या? एक ही रेखा है। तो इस तरह से हम इसको काउंट करें तो ये पहले तो ये समझ लो कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं शुद्ध भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये रेखाएं जो होती हैं ये इसमें प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री की है, इसके पीछे वाली 180 डिग्री है। वो 180 डिग्री को हम काउंटिंग के हिसाब से 2 बार काउंट कर लेते हैं, तो एक तरह से 180 प्लस 180 कितनी हो गई? 360, है ना। इसमें एक 0 डिग्री और जोड़ दीजिए तो हो गई 361। बट 180 तो एक ही रेखा है, दो नहीं है, तो एक माइनस कर दीजिए इसमें से, क्योंकि 180 को हमने 2 बार गिन लिया ना। 180 इधर से 180 है, इधर से 180 है, तो 180 180 जैसे 90 90 तो डिफरेंट ही है। 90 उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है, और 90 दक्षिणी ध्रुव है, ये तो सेपरेट है। बट 180 डिग्री की देशांतर रेखा एक ही है जो कि 0 डिग्री के पीछे का आधा भाग है। तो इसलिए हमने इसको काउंट करते समय 180 और 180 का टोटल किया 360 हो गए। बट ये 180 एक ही बार काउंट होएगी, 2 बार काउंट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए -1 करना ही पड़ेगा। 0 डिग्री आप साथ में जोड़ेंगे तो 0 डिग्री जुड़ते ही ये 361 हो गई, लेकिन इसमें से एक 180 माइनस करनी पड़ेगी एक रेखा को, क्योंकि ये 2 रेखाएं नहीं है, सिंगल रेखा है, इसलिए 1 माइनस किया तो टोटल हो गई 360। तो अब आपसे पूछ ले कि टोटल देशांतर कितने हैं ग्लोब के ऊपर, ठीक है, या टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, तो वो हो गई टोटल 360, ठीक है। टोटल देशांतर रेखाएं
360 है। एक बात तो ये याद रखना, टोटल अक्षांश कितने हैं 181, जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु के रूप में है। बाकी हम देखें तो यदि रेखाओं की बात करें तो 179 और अक्षांश की बात करें टोटल तो 181, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें अक्षांशों में दीर्घवृत्त बनाने वाली एकमात्र रेखा है भूमध्य रेखा, बाकी सब क्या है स्मॉल सर्कल्स के रूप में है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु के रूप में है, और इनके बीच की ये जो स्पेस है ये समान है, तो इसको अपन कहेंगे कि अक्षांश रेखाएं समानांतर हैं, एक दूसरे से समान अंतर पर बनी हुई हैं, इनके बीच का ये अंतराल समान है, ठीक है, लेकिन इनकी लंबाई अलग अलग है। जो भूमध्य रेखा की लंबाई है उससे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी लंबाई कम होती चली जा रही है, जबकि देशांतर रेखाओं में सबकी लंबाई समान है, सब समान लंबाई की है, और जितनी भी देशांतर है दोनों आगे और पीछे की मिलाकर वो दीर्घवृत्त बनाती है, ठीक है। और ग्लोब पर कितने दीर्घवृत्त बन सकते हैं? अनंत, हम जितने चाहे दीर्घवृत्त है उसमें बना सकते हैं, जो कि सेंटर से होकर निकलना जरूरी है उसका, ठीक है। अब अपन यहाँ पर इतनी बात समझने के बाद अब अपन सीधे आ जाते हैं मानचित्र प्रक्षेप के ऊपर। अब मानचित्र प्रक्षेप मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो जाल है इस जाल को हमें किस पर, समतल कागज पर बनाना है, जस्ट लाइक दिस। ये जो प्रोजेक्शन बना हुआ है इस प्रोजेक्शन पर ये संसार का मानचित्र बना हुआ है, इस मानचित्र के बैकग्राउंड में आपको ये जाल दिख रहा है, नीले कलर का दिख रहा है सबको, ठीक है। तो इस तरह का जाल हमको एक नहीं अनेक तरह से बनता है, ठीक है। क्यों? कारण क्या है? नारंगी का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। नारंगी के छिलके को आप छीलोगे तो आप उसको पूरी तरह से, अब आप मान लो ग्लोब पर इसको पूरे कागज को हम उतार देते हैं, पूरा ग्लोब का चिपका हुआ जो कागज है उसको हम सेपरेट करते हैं, तो क्या सपाट कर पाएंगे, फ्लैट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, उसको कहीं ना कहीं से काटना पड़ेगा, तब जाके वो अलग अलग पीसेस में फ्लैट होएगा। एग्जैक्टली यही नारंगी में भी होता है, हम छीलते हैं तो पूरा उसका ऊपर का कवर सीधा नहीं हो पाता है, डिफरेंट पीसेस में उसको हमें चपटा करना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसे ही मानचित्र प्रक्षेप जो है वो एक तरीके का नहीं बनता, कई तरीके के मानचित्र प्रक्षेप बनते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से प्रोजेक्शन को यूज में लेंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य के आधार पर हमको प्रोजेक्शन जो है वो हमें निर्धारित करना पड़ता है कि हमें किस मानचित्र को किस प्रक्षेप पर बनाना है। वो आपकी स्टेज थोड़ी बात की है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मानचित्र जो प्रक्षेप है उनके प्रकार कितने हैं, ठीक है। अब मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण मैं आज आपको समझाऊंगी, उसके बाद अपन डिटेल बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मानचित्र प्रक्षेपों का आपको वर्गीकरण बताती हूँ। अब यहाँ मानचित्र प्रक्षेप का आप मान लीजिए ये मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, क्योंकि एक तरह से प्रोजेक्शन कोई एकदम परफेक्ट कोई प्रोजेक्शन नहीं है जिसपे कि एक ही पर सब कुछ हम बना पाए, ठीक है। अब एक तो हो गया आपके प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, ये तीन आधार हैं वर्गीकरण के, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। एक वर्गीकरण का तो ये आधार हो गया, दूसरा कहलाता है रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर, और तीसरा आधार कहलाता है गुण के आधार पर, गुणों के आधार पर। तो इस तरह मानचित्र प्रक्षेपों को हम तीन आधार पर क्लासिफाई करते हैं। पहला आधार हो गया प्रकाश का प्रयोग, दूसरा आधार हो गया रचना विधि, तीसरा आधार हो गया अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द देयर मेरिट, या उनकी गुण के आधार पर। तो प्रकाश के प्रयोग के आधार पर दो तरह के प्रक्षेप हैं, ये आपको याद करना है, एक तो संदर्श और एक असंदर्श। संदर्श को कहा जाता है पर्सपेक्टिव, असंदर्श को कहा जाता है नॉन पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव और नॉन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव को ये समझ लो जिसमें प्रकाश का प्रयोग करके, मतलब ग्लोब पर किसी एक बिंदु से हमने प्रकाश डाला,
जैसे मान लीजिए ग्लोब के केंद्र में हमने बल्ब रख दिया और फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जैसा जाल जो है वो कागज के ऊपर प्रक्षेपित हो रहा है, उसको फिर बनाना उस हिसाब से, ठीक है। तो प्रकाश का प्रयोग जिस भी मानचित्र प्रक्षेप को बनाने में किया गया है वो कहलाएगा संदर्श। जिसमें प्रकाश का प्रयोग नहीं किया गया है, मैथमेटिकली गणितीय सूत्र के आधार पर या प्रकाश के प्रयोग के बिना बनाए गए हैं, वो कहलाएंगे असंदर्श। यहाँ पर मैं इतना सा आपको समझा देती हूँ कि प्रकाश का प्रयोग कहाँ कहाँ से हो सकता है। ये जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, ठीक है। अब प्रकाश हो सकता है, ये हमारा मान लीजिए कागज है, प्रक्षेपण तल है, ये इसको आप ग्लोब मानिए, इसको आप बिल्कुल पेपर मानिए, ठीक है। मान लीजिए सेंटर से लाइट डाली जा रही है तो ये यहाँ प्रक्षेपित होगी और ध्रुव प्रक्षेपित ही नहीं होंगे, ठीक है। ये इस तरह से प्रक्षेपित होंगे। ये एंटीपोडल, यहाँ प्रति विपरीत दिशा से प्रकाश डाला जा रहा है तो वो यूं प्रक्षेपित होंगे। अनंत से प्रकाश आ रहा है तो वो यूं होगा। तो इस तरह से तीन तरह से संदर्श प्रक्षेप बनते हैं। एक तो केंद्र से प्रकाश डाला जा सकता है ग्लोब के, एक विपरीत दिशा से प्रकाश डाला जा सकता है, जहां पेपर रखा हुआ है उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से एक अनंत से प्रकाश आ सकता है। तो इस आधार पर आप देखो, केंद्र से प्रकाश डाला जा रहा है तो वो नोमोनिक प्रक्षेप कहलाएगा। विपरीत दिशा से आ रहा है तो वो स्टीरियोग्राफिक या त्रिविम प्रक्षेप कहलाएगा, और अनंत से प्रकाश आ रहा है तो वो ऑर्थोग्राफिक कहलाएगा। तो जहां आपको नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक शब्द आ जाए वहां आप समझ जाना कि ये संदर्श प्रक्षेप है। समझ में आ गई बात? प्रक्षेप का कौन सा प्रकार है? संदर्श। ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि बेटा ये संदर्श है या संदर्श है। तो जहां आपको नोमोनिक, नोमोनिक मतलब ग्लोब के केंद्र से प्रकाश डाला जा रहा है, स्टीरियोग्राफिक त्रिविम विपरीत दिशा से, जो कागज जहां रखा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो वो लाइट उस पोजीशन से आ रही है विपरीत दिशा से, वो कहलाएगा स्टीरियोग्राफिक त्रिविम हिंदी में। और जहां अनंत से प्रकाश आ रहा है, अनंत से लाइट आ रही है तो वो कहलाएगा लंबकोणीय, या इंग्लिश में उसको कहा जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये संदर्श के प्रकार हो गए। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश की कोई कल्पना ही नहीं की जाती है, उनको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। इसमें सारे रूढ़ प्रक्षेप इस कैटेगरी में आते हैं, मर्केटर प्रक्षेप इस कैटेगरी में आता है, समदूरस्थ प्रक्षेप इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई प्रक्षेप हैं जिसमें मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि ऑल कन्वेंशनल प्रोजेक्शंस आर नॉन पर्सपेक्टिव, है ना। मर्केटर प्रोजेक्शन इज आल्सो नॉन पर्सपेक्टिव। इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन जेनिथल में भी, सिलेंड्रिकल में भी, और जितने भी इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शंस हैं वो सब नॉन पर्सपेक्टिव में आते हैं, जिसमें प्रकाश का प्रयोग नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल दिमाग में याद रखना। रूढ़, मर्केटर, समदूरस्थ, असंदर्श के एग्जाम्पल हो गए। और संदर्श में आपको नोमोनिक जिसको केंद्रक कहा जाएगा, स्टीरियोग्राफिक जिसको त्रिविम कहा जाएगा, और ऑर्थोग्राफिक जिसको लंबकोणीय कहा जाएगा। ये शब्द जुड़े हुए हैं तो वो संदर्श में आ गए। तो ये हमको सबसे पहले तो प्रकाश के प्रयोग के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं ये दिमाग में फिट कर लेना है कि संदर्श और असंदर्श दो प्रकार के होते हैं। संदर्श के मैंने आपको प्रकार बता दिए। एक केंद्रक कहलाता है जिसको नोमोनिक कहते हैं, ये लिख लो आप। एक त्रिविम कहलाता है जिसको स्टीरियोग्राफिक कहते हैं। एक लंबकोणीय जिसको कि ऑर्थोग्राफिक कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल जो हो गए वो संदर्श के हो गए। अब इसके बाद मैं रचना विधि के आधार पर बताती हूँ। ये रचना विधि के आधार पर जो प्रोजेक्शन के टाइप्स हैं ये आपके सबसे ज्यादा आपको बनाने में यही काम में लेने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको चार प्रकार है मुख्य रूप से रचना विधि के आधार पर। ये चार प्रकार में देखो, एक कहलाता है शंकु प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन। एक कहलाता है बेलनाकार प्रक्षेप जिसको कहा जाता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। एक कहलाता है खमध्य प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन। और चौथा कहलाता है रूढ़ प्रक्षेप, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन। तो रचना विधि जो कि दूसरा आधार है मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण का,
वो है रचना विधि के आधार पे। रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार हो गए, शंकु, बेलनाकार, खमत्य और रूढ़। ठीक है, शंकु में क्या होता है? शंकु में सपोज करो ये मैंने छोटा सा ग्लोब बनाया है, इस ग्लोब पर भूमध्य रेखा और ध्रुव इन दोनों को छोड़कर किसी एक अक्षांश रेखा को स्पर्श करते हुए कागज का शंकु जो है वो बनाकर रखा जाता है। ये शंकु है, बेस्ट कैप नहीं पहनते अपन, टोपी वो वाली जोकर वाली, ऐसे इसमें पूरा एक शंकु के आकार में कागज को कोन के शेप में ऐसे फिट किया जाता है और जिस भी अक्षांश रेखा को वो स्पर्श कर रहा है वो मानक अक्षांश हो जाती है, उसके सहारे मापनी शुद्ध होती है। तो इस तरह से शंकु के आकार में जब प्रक्षेपण तल को या कागज को लपेटा जाता है ग्लोब के ऊपर, और ये शंकु तभी बनेगा जबकि विषुवत रेखा और ध्रुव इनके अलावा किसी अक्षांश रेखा को स्पर्श कर रहा है कागज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शंकु प्रक्षेप मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कौन से क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? जो मध्य अक्षांश के क्षेत्र है, मिड लैटिट्यूडनल रीजन, उन अक्षांशों के लिए शंकु प्रक्षेप उपयुक्त होता है। और इसमें मानक अक्षांश जिसको कि कागज का शंकु स्पर्श कर रहा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है मानक अक्षांश, और इंग्लिश में उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड पैरेलल। उस स्टैंडर्ड पैरेलल के अलोंग स्केल बिल्कुल ट्रू रहता है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू स्केल रहता है, बाकी अशुद्ध रहता है। अब बेलनाकार प्रक्षेप की बात करें तो बेलनाकार प्रक्षेप में कागज के शंकु को, मतलब आप कागज को आप कैसे विषुवत रेखा के सहारे स्पर्श करते हुए रखते हैं। जैसे ये ग्लोब है तो इस ग्लोब पर कागज को किस रूप में लपेटा गया है? बेलन के आकार। बेलन होता है ना बिल्कुल इस सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंड्रिकल शेप में जब कागज को लपेटा है तो वो कागज कहाँ स्पर्श कर रहा है? विषुवत रेखा को स्पर्श कर रहा है, तो विषुवत रेखा इसमें मानक अक्षांश हो जाती है। और उसके अलावा स्केल शुद्ध रहता है। उसके बियॉन्ड हम उत्तर में जाएं या दक्षिण में जाएं ध्रुव की तरफ, स्केल जो है वो बड़ा होता चला जाता है, एनलार्ज होता चला जाता है, और स्केल की शुद्धता या उस अक्षांश वृत्त के सहारे मापने की शुद्धता नहीं रहती, बल्कि स्केल बड़ा हुआ होता है और केवल एकमात्र भूमध्य रेखा शुद्ध होती है। इसीलिए आप देखो जो भूमध्य रेखीय भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन उपयुक्त है। फिर अपन विषुवत रेखा के आसपास के भागों के लिए तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, इसको आप निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं जिसके लिए हमारा कोनिकल प्रोजेक्शन, और ये जो ये ध्रुवीय जो क्षेत्र है इसके लिए जेनिथल प्रोजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जैसे ग्लोब मैंने बना दिया आपको, इसमें उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कागज को चपटा रख देते हैं, बिल्कुल एक बिंदु को स्पर्श करते हुए। ठीक है, तो जेनिथल प्रोजेक्शन में क्या होता है? जेनिथल प्रोजेक्शन में ध्रुवीय दशा वाले जो खमध्य प्रक्षेप है उसमें उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को स्पर्श करता है कागज केवल एक बिंदु पर, और ये बिंदु पर स्पर्श करता है, वो बिंदु या तो उत्तरी ध्रुव हो सकता है या दक्षिणी ध्रुव हो सकता है। इसीलिए इसमें एक प्रोजेक्शन में या तो उत्तरी गोलार्ध बन सकता है या दक्षिणी गोलार्ध बन सकता है, दोनों गोलार्ध जेनिथल प्रोजेक्शन में एक साथ नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ध्रुवीय दशा वाले में। तो इस तरह से ये खमध्य प्रक्षेप ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है, और खमध्य प्रक्षेप का भी जो ध्रुवीय दशा वाला जो खमध्य प्रक्षेप है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अब हम रूढ़ प्रक्षेप की बात कर रहे हैं। रूढ़ प्रक्षेप जो होते हैं कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, बिल्कुल डिफरेंट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, जिसमें कि ना तो प्रक्षेपण तल की कल्पना होती है, ना प्रकाश स्रोत की कल्पना होती है, बल्कि उसमें निश्चित छाटे गए जो अपने नियम है या सिद्धांत है और उद्देश्य है उसको ध्यान में रखते हुए प्रक्षेप है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस रूढ़ प्रक्षेप का एग्जाम्पल एक तो मॉलवीड प्रक्षेप है। मॉलवीड प्रक्षेप रूढ़ प्रक्षेप के अंतर्गत आता है, और सेंसन फ्लैमिस्टीड का साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है, सिनोसॉइडल। ठीक है, ये एक तरह से मैं आपको दो एग्जाम्पल ही दे रही हूँ इसमें। और मॉलवीड का विच्छिन्न मॉलवीड जिसको गुडीज प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और सेंसन फ्लैमिस्टीड का भी विच्छिन्न सेंसन फ्लैमिस्टीड का साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन
वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो रूढ़ प्रक्षेप मुख्य रूप से क्या होते हैं, संसार का मानचित्र बनाने के लिए निर्मित किए जाते हैं। तो जितने भी कन्वेंशनल प्रोजेक्शन है उसमें इस तरह से पेपर को नहीं रखा जाता है कि सिलेंडर बना दिया या कोनिकल शेप में, कोन शेप में रख दिया या चपटा रख दिया, ये कोई कल्पना नहीं होती इसमें। विदाउट प्रोजेक्शन प्लेन या नेत्र स्थान की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, गणितीय आधार पर बनते हैं और ये मुख्य रूप से संसार के वितरण मानचित्र बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सबके सब क्षेत्रफल का गुण रखते हैं जिसमें कि इक्वल एरिया या इक्विवेलेंस का गुण होता है। इसीलिए रूढ़ प्रक्षेप पर हम वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है वो बनाने के काम में लेते हैं। तो अभी आप बच्चों मोटे तौर पे ये ध्यान रखो कि रचना विधि के आधार पर 4 प्रकार हैं। पहली बात तो शंकु, बेलनाकार, खमद्य और रूढ़। शंकु मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, बेलनाकार निम्न अक्षांशीय या विषुवतरेखीय क्षेत्रों के लिए, खमद्य ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए और रूढ़ पूरे संसार के मानचित्र को बनाने के लिए। यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एक फिगर बना देती हूँ कि ये तो मान लो आप ये विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र हो गया, ये मध्य अक्षांश हो गया और ये ध्रुवीय हो गए, ठीक है। ये वाला कहलाएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र। इसके लिए तो उपयुक्त है बेलनाकार प्रक्षेप, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये मध्य अक्षांश कहलाएंगे। ये कहलाए, इसके लिए शंकु प्रक्षेप उपयुक्त है। और ऊपर जो है ये ध्रुवीय, इसके लिए खमद्य प्रक्षेप, वो भी ध्रुवीय दशा वाला। खमद्य के भी 3 प्रकार है, तो ध्रुवीय दशा वाला खमद्य प्रक्षेप जो है, खमद्य प्रक्षेप ध्रुवीय दशा वाला, ठीक है, इसके लिए उपयुक्त है। तो अब ध्यान रखना बच्चों, इसको कहा जाता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न क्यों? क्योंकि ये 0 और अभी अक्षांश बढ़ रहे हैं, तो ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है जो कि विषुवत रेखा के आसपास का है। ये मध्य अक्षांशीय और ये उच्च अक्षांशीय, ठीक है। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय को आप ध्रुवीय क्षेत्र भी कह सकते हो, ठीक है। और इनको आप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हो और इनको आप विषुवत रेखीय क्षेत्र कह सकते हो। समझ में आ गई बात आपको? विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र निम्न अक्षांशीय, और जो ना विषुवत रेखा है ना ध्रुव है, बीच का है, तो वो मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट रीजन भी कह सकते हो। और ये जो उच्च अक्षांशीय, इसको आप ध्रुवीय क्षेत्र कह सकते हो, जो कि उपध्रुव के उत्तर में है, ठीक है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र, तो इनके लिए शंकु प्रक्षेप मध्य अक्षांश के लिए उपयुक्त, बेलनाकार विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए या निम्न अक्षांश के लिए, खमद्य ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए, और रूढ़ जो है वो कंप्लीट संसार का मैप बनाने के लिए उपयुक्त, ठीक है। ये हो गया अपने रचना विधि। अब लास्ट बता रही हूँ आपको गुण के आधार। गुण के आधार पर प्रक्षेप जो है वो क्या होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक गुण होता है समक्षेत्र, ठीक है। एक गुण होता है आकृति जिसमें शुद्ध है, तो वो यथाकृति कहलाएगा। और एक गुण जिसमें दिशा शुद्ध हो, तो वो शुद्ध दिशा कहलाएगा। तो इस तरह से प्रक्षेप का ये जो प्रकार है, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर। जैसे कि हम सपोज करो गुण के आधार पर, जैसे एक बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। एक बच्चा है वो बहुत मेहनती है, ठीक है, वो मेहनत बहुत अच्छी कर सकता है, ठीक है। एक बच्चा है वो मेहनती भी है और दिमाग भी तेज है, ठीक है, उसमें दोनों गुण हैं। या मान लो तीसरी कोई कैटेगरी है कि वो बीच की स्थिति रखता है। तो कहने का मतलब है जैसे हम इंसानों में भी अलग अलग गुण होते हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली प्रक्षेप जो होते हैं उनमें भी कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उसमें मेंटेन रह पाती है या किसी में मेंटेन नहीं रह पाती है। तो कोई भी एक प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है जो तीनों गुण एक साथ रखता हो। 2 तो हो सकते हैं कोई गुण किसी प्रक्षेप में, लेकिन तीनों का एक साथ होना इम्पॉसिबल है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि समक्षेत्रफलता का गुण वाली बात करें हम, तो समक्षेत्र मतलब होता है इक्वल एरिया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब ये आप इस कमरे को मान लो चाहे से कि ये कमरा जो है वो 5 मीटर इंटू 5 मीटर, इसकी क्या है टोटल इसकी साइज है। तो इसका एरिया कितना हो गया? 5 इंटू 5, 25 वर्ग मीटर हो गया इसका एरिया।
अब मान लो मैं क्या करती हूँ, इसकी एक लेंथ तो कर देती हूँ 10 मीटर, है ना, और दूसरी कर देती हूँ 2.5 मीटर। तो वापस एरिया तो वही रहा, मैं 5 × 5 करूँ तो भी 25 आ रहा है हिसाब, और मैं 2.5 × 10 करूँ तब भी 25 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से एरिया जब शुद्ध रहेगा तो अक्षांश और देशांतरों का, यदि अक्षांश के सहारे मापनी बढ़ रही है तो देशांतरों के सहारे घटेगी, तब वो शुद्धता कायम रह पाएगी। ठीक है, इसको आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको देके समझाने का प्रयास करती हूँ कि सपोज करिए यहाँ मैंने एक सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर बनाया है, वर्ग बनाया है, तो इसका एरिया हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए मैंने अक्षांशों के सहारे इसको कर दिया 2 सेंटीमीटर, तो देशांतरों के सहारे मुझे इसको आधा करना पड़ेगा, तब जाके मेरा एरिया उतना ही रह पाएगा। 1/2 × 2 कितना हुआ, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ही हुआ ना। समझ में आ गया? अब मान लो मैंने ये साइड और बढ़ा दी, 3 सेंटीमीटर कर दी, तो मुझे इस वाले साइड को, इसको देशांतरीय साइड मान लो, इसको मैंने 1/3 सेंटीमीटर का 1/3 कर दिया, तो एरिया अगेन वही रहा, 1/3 × 3 सेंटीमीटर किया तो एरिया अगेन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो समक्षेत्र प्रक्षेप होते हैं उसमें आकृति बदल रही है, शेप बदल रहा है। पहले ये स्क्वायर था, फिर ये आयत हो गया, फिर ये लंबा सा पट्टी के रूप में आयत हो गया, तो इसका एक साइड बढ़ रहा है तो दूसरा साइड घट रहा है। ये समक्षेत्र प्रक्षेपों में होता है कि अक्षांशों के सहारे मापनी यदि हम बढ़ा देते हैं तो देशांतरों के सहारे हमें घटानी पड़ेगी, तभी एरिया जो है वो शुद्ध रह पाता है। ठीक है, तो ये समक्षेत्र प्रक्षेप जो है वो वितरण मानचित्र को बनाने के लिए काम आते हैं। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि बेलनाकार में एक लैम्बर्ट, जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने एक बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप बनाया, वो इस कैटेगरी का है। सारे रूढ़ प्रक्षेप इस कैटेगरी के हैं। ठीक है, इसके अलावा जेनिथल में भी एक समक्षेत्र प्रक्षेप होता है, वो भी लैम्बर्ट ने बनाया है, वो भी समक्षेत्र की कैटेगरी में आता है। अब यथाकृतिक की बात करें तो यथाकृतिक का मतलब होता है कि इंडिया जैसा दिख रहा है ग्लोब पर, वैसा का वैसा वो दिखना चाहिए, चाहे वो बड़ा क्यों नहीं दिखे या छोटा क्यों नहीं दिखे। ठीक है, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये तो मैंने समक्षेत्र का एग्जांपल दिया, अब यथाकृतिक का मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। यथाकृतिक में जैसे मान लीजिए मैंने ये स्क्वायर बनाया है 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर का। अब इसको तो आप अक्षांश मान लीजिए, इसको आप देशांतर मान लीजिए। अक्षांश के सहारे में मापनी बढ़ गई 1 सेंटीमीटर, तो देशांतर के सहारे भी आपको उतनी मापनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी इसका शेप स्क्वायर रह पाएगा। समझ गई बात? फिर इसको मान लीजिए मैंने और बढ़ा दिया, 3 सेंटीमीटर कर दिया, तो इधर देशांतर के सहारे भी मुझे 1 सेंटीमीटर उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, तब इसका शेप वापस स्क्वायर रह पाएगा। तो ये एक स्क्वायर हो गया, ये दूसरा स्क्वायर हो गया, ये तीसरा स्क्वायर हो गया। तो तीनों है तो स्क्वायर ही ना, वर्ग ही है, वर्ग ही रहा, ये छोटा वर्ग, ये बीच का साइज का वर्ग, ये और बड़ा वर्ग, तो शेप नहीं बिगड़ा, आकृति वो की वो रही। इसमें जो भारत बनेगा वो छोटा बनेगा, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें और बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका एरिया जरूर बढ़ता चला जाएगा, बट उसका शेप नहीं डिस्टॉर्ट होगा, शेप वो का वो मेंटेन रहेगा। ये यथाकृतिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मर्केटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है मर्केटर। इसको यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप या ऑर्थोमॉर्फिक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। गेरार्डस मर्केटर ने 1569 में इसको बनाया था, ये कहलाता है मर्केटर। उन्हीं के नाम के आधार पर, ये डच कार्टोग्राफर थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इसको कहा जाता है मर्केटर प्रक्षेप। तो यथाकृतिक मानचित्र प्रक्षेप का बेस्ट एग्जाम्पल है मर्केटर प्रक्षेप। इसके अलावा त्रिविम प्रक्षेप, त्रिविम खमध्य प्रक्षेप जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ये दो एग्जाम्पल आप यथाकृतिक के ध्यान रखिए, मर्केटर यथाकृतिक बेलनाकार प्रक्षेप और स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन पोलर केस। ये दोनों प्रक्षेप जो है वो ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ऑर्थोमॉर्फिज्म का गुण रहता है, आकृति इसमें शुद्ध रहती है बट क्षेत्रफल बिगड़ जाता है। ये दोनों गुण में से एक ही रह सकता है, या तो ये मेंटेन होगा तो ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा तो ये इससे वंचित हो जाएगा।
क्योंकि दोनों विपरीत है। मैंने बताया था ना, एक में एक डायरेक्शन में स्केल बढ़ा रहे हैं तो दूसरे में घटाना पड़ेगा पहले वाले इसमें, जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में स्केल बढ़ा रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में भी उसी प्रपोर्शन में स्केल हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट एक तरह से गुण है, तो इसीलिए यदि ये गुण होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये वाला नहीं मेंटेन रह पाएगा। ये वितरण मानचित्र को बनाने के काम आता है, जबकि यथाकृतिक जो है, जैसे मर्केटर है, मर्केटर शुद्ध दिशा वाला भी है और यथाकृतिक भी है। तो इसमें नेविगेशनल चार्ट है, वायु की पवनों की दिशा है, समुद्री धाराओं की दिशा है, एविएशन चार्ट है, इनको बनाने के लिए ये मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। फिर शुद्ध दिशा, जिसमें कि दिशा शुद्ध कायम रह पाए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एक तो मर्केटर, मर्केटर प्रक्षेप शुद्ध दिशा वाला है, और सारे के सारे जेनिथल प्रोजेक्शन जो खमध्य प्रक्षेप है वो सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल कुछ आप याद कर लीजिए, सेट है, जैसे इसमें मैंने बताया सारे के सारे मूल प्रक्षेप जितने भी कन्वेंशनल प्रोजेक्शन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लैम्बर्ट का जो बेलनाकार और लैम्बर्ट का खमध्य प्रक्षेप समक्षेत्रफलता का कोण रखता है, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक बोन प्रक्षेप है, वो कोनिकल प्रोजेक्शन का एग्जांपल है, ये सब समक्षेत्रफलता का कोण रखते हैं, ये आप लिख लो। ऑल कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, लैम्बर्ट्स सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया, लैम्बर्ट्स जेनिथल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, और बोन्स प्रोजेक्शन जो कि कोनिकल प्रोजेक्शन का टाइप है, ये सारे समक्षेत्र प्रक्षेप के अंतर्गत है। सारे समक्षेत्र प्रक्षेप वितरण मानचित्रों को बनाने के काम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, वो भी आपका कोर्स का एक पार्ट है, वो बाद में कराऊंगी मैं। यथाकृतिक, जिसको ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन कहते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है, दो ही है, मर्केटर और त्रिविम खमध्य प्रक्षेप। फिर शुद्ध दिशा, जिसका एग्जांपल है मर्केटर और सारे के सारे खमध्य प्रक्षेप, ये इसके एग्जांपल है। तो आप देखो मर्केटर का नाम दो जगह आया है, ये यथाकृतिक भी है और शुद्ध दिशा वाला भी है, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है, ठीक है। और इसमें ध्रुव नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड का यदि हमें पॉलिटिकल मैप बनाना है, जिसमें कि यूरोपीय देशों को थोड़ा बड़ा करके दिखाना है, छोटे छोटे देशों को, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ग्रीस है, ठीक है, इटली है, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं यूरोप के, इनको एनलार्ज करके दिखाना है, तो उस पर पॉलिटिकल मैप में भी आप इसको बना सकते हैं मर्केटर प्रक्षेप पर, ठीक है, जो वर्ल्ड मैप बनता है। तो ये हमने इस तरह से समझा कि हमारा जो मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण है उसके कितने आधार हो गए, 3। कौन कौन से, नाम याद कर लो। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, रचना विधि के आधार पर, गुण के आधार पर। पहले तो मोटे मोटे नाम याद करो। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, संदर्भ, असंदर्भ। रचना विधि के आधार पर देयर आर 4 टाइप्स, कौन कौन से, शंकु, बेलनाकार, खमध्य और रूल। गुण के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स, कौन कौन से, समक्षेत्र, यथाकृतिक और शुद्ध दिशा, ठीक है। इनके मैंने आपको एग्जाम्पल भी साथ के साथ बता दिए हैं। तो ये तो अपना एक तरह से परिचय हुआ, केवल क्या हुआ, ये परिचय हो गया है। इस परिचय के बाद अब हम इसको बनाने का जो तरीका है वो हम इसमें मुख्य रूप से समझेंगे। वो अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं अब आपको, आपके 3rd ईयर में ज्यामितीय विधि से बनाया जाता है इसको, तो मैं ज्यामितीय विधि से इसको समझाऊंगी। यही प्रोजेक्शन जब आप MA प्रीवियस पे आ जाएंगे तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से बनाने पड़ेंगे, त्रिकोणमिति से। मैथमेटिकल उसकी आपको रचना विधि समझनी होगी, अभी ज्यामितीय है जो आसान होती है, और इनिशियली यही इसी तरह से बनाने का तरीका हम समझेंगे। तो कल आप चाहें तो शंकु प्रक्षेप पढ़ के आना, शंकु प्रक्षेप से हम शुरू करेंगे कल, ठीक है। शंकु प्रक्षेप के भी कई प्रकार हैं, तो शंकु प्रक्षेप में एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप, वो कल मैं आपको करवाऊंगी। कौन सा करवाऊंगी, सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। वो अपन कल उसको, एक आप प्लेन पेपर लेके आना, साथ में आप इसको बेटा बंद कर दो, प्लेन पेपर लेके आना, साथ ही आप इसमें क्या लेके आओगे, इसमें आप पेंसिल, डी, रबर, स्केल